हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल हीटिंग। इलेक्ट्रिकल हीटिंग में आपका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल हीटिंग में अभी हम लोग पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेज क्या होते हैं। अब हम और इलेक्ट्रिक हीटिंग कितने प्रकार की उससे की जा सकती है, उसी में से एक पहला टाइप हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटिंग के पहला टाइप क्या है। तो पहला है आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग का मेथड्स ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग, यानी कि रेजिस्टेंस के द्वारा हीट कैसे उत्पन्न की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है रेजिस्टेंस हीटिंग। पहली है आपकी डायरेक्ट हीटिंग और दूसरी है आपकी इनडायरेक्ट हीटिंग। जैसे नाम से पता चल रहा है कि डायरेक्ट हीटिंग आपकी क्या होती है। डायरेक्ट हीटिंग का मतलब है कि भाई जिस भी मटेरियल को आपको गर्म करना है, ठीक है, जिस भी मटेरियल को गर्म करना है उसमें आप सीधे जो ऊष्मा है वो सीधी तरीके से उस मटेरियल पर पहुँचे और वो मटेरियल गर्म हो जाए, ठीक है। वो इनडायरेक्टली फॉर्म में या किसी मीडिएटर से पास होकर के उसमें ना पहुँचे, डायरेक्टली उस पदार्थ को गर्म करे जिसे हमें गर्म करना है। तो डायरेक्ट हीटिंग का ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए डायग्राम दिख रहा है आपको, ये जिसमें से ये पूरा एक बॉक्स, एक टैंक है जिसमें हमको इसमें एक मटेरियल फिल्ड है जिसे हमें गर्म करना है, ठीक है। हमने ये मटेरियल फिल किया, जिस मटेरियल को फिल किया जाता है उसको हम बोलते हैं चार्ज। और हम इसके लिए चार्ज में क्या करते हैं, चार्ज की जो सबसे ऊपरी सतह है, चार्ज की ऊपरी सतह में हम हाई रेजिस्टेंस का एक पाउडर छिड़क देते हैं। हाई रेजिस्टेंस का पाउडर छिड़कने से क्या मतलब है कि हमें जो हीट उत्पन्न होगी वो ऊष्मा होगी। तो जब इसमें रेजिस्टेंस ऊपरी भाग में ज़्यादा होगा तो I² लॉस जो है वो ज़्यादा होगा और इसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लगेगी। तो ऊष्मा जो उत्पन्न होगी वो अधिक उत्पन्न होगी। और 2 इलेक्ट्रोड डिप किए गए हैं उस चार्ज में जिसे हमें गर्म करना है। उस इलेक्ट्रोड में AC और DC सप्लाई हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड के माध्यम से करंट पहुंचाई जाती है। जो इसके ऊपर चूर्ण लगा हुआ उस रेजिस्टेंस का चूर्ण उस पर, तो उससे एक I² लॉस उत्पन्न होता है, हीट जनरेट होती है। वो ऊष्मा जो इसमें चार्ज है उस चार्ज को धीरे धीरे गर्म करने लगती है और इस तरीके से जिस भी मटेरियल को हमें गर्म करना होता है उसे हम ये 2 इलेक्ट्रोड की सहायता से डायरेक्ट फॉर्म में गर्म कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई करंट का जो इसमें इलेक्ट्रोड के द्वारा करंट आ रही है उसका कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए जो इसमें टेम्परेचर उत्पन्न होता है उस टेम्परेचर को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। जो इसमें टेम्परेचर उत्पन्न होगा वो नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस विधि में 2 इलेक्ट्रोड को गर्म किए जाने वाले पदार्थ में डुबा दिया जाता है। गर्म किए जाने वाला पदार्थ चार्ज कहलाता है। चार्ज के टुकड़ों में या लिक्विड दोनों हो सकता है, यानी कि ये सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकता है। हाई रेजिस्टेंस का कार्य करता है, ठीक है। इसमें AC और DC दोनों फ्लो की जा सकती है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है आपका AC DC किस में काम करता है, ये AC DC दोनों में काम कर सकता है। दोनों इलेक्ट्रोडों की आवश्यकता होती है। अगर सिंगल फेज सप्लाई है, अगर 3 फेज सप्लाई का यूज़ करते हैं तो 3 इलेक्ट्रोड की हमको आवश्यकता होती है। अब इसके ऊपर जो है रेजिस्टेंस पाउडर डाल दिया जाता है। जो रेजिस्टेंस पाउडर क्या करता है, वो हाई रेजिस्टेंस होता है जो कि उसमें एक उच्च ऊष्मा क्रिएट करने में मदद करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आसानी से करंट को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इस वजह से इसमें जो टेम्परेचर होता है वो अपरिवर्तित होता है या अनियंत्रित होता है, उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका उच्च तापमान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका यूज़ पानी को गर्म करने के लिए बॉयलर्स में किया जाता है। जो ऊष्मक भट्टी जो सॉल्ट फर्नेस होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से ये डायरेक्ट आपकी रेजिस्टेंस हीटिंग है, ठीक है। अगला है आपका इनडायरेक्ट हीटिंग। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होती है, ये देखिए डायग्राम दे रखा है। एक टैंक है जिसमें एक चार्ज फील्ड है, ठीक है, ये चार्ज है। अब क्योंकि ये इनडायरेक्ट हीटिंग है, इसमें जो भी चार्ज है उसमें डायरेक्ट सप्लाई नहीं जाएगी, तो हम क्या करते हैं
जो पूरे टैंक को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जो टैंक का जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला भाग है, उसमें हम एक रेजिस्टिव एलिमेंट की कॉइल लगाते हैं। ठीक है, रेजिस्टिव एलिमेंट लगाते हैं जिससे कि करंट फ्लो होती है। इस करंट के फ्लो होने से इस रेजिस्टिव एलिमेंट के कारण इसमें I²R लॉस होता है और इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ये जो ऊष्मा उत्पन्न होती है इस रेजिस्टिव एलिमेंट में, ये ऊष्मा ट्रांसमिट होके अगल बगल जो इसके चारों तरफ चार्ज फील्ड है उसको ये ट्रांसमिट होने लगती है। ठीक है, ये गर्म करने लगती है। तो इस तरीके से इसमें जो होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और ये अपने सराउंडिंग्स में जो भी चार्ज है, जिसे भी मटेरियल को गर्म करना है, उसे ये ऊष्मित करके गर्म करता है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में रेजिस्टिव एलिमेंट में करंट फ्लो कराई जाती है और भट्टी के ऊपर नीचे लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक कोना ये, एक कोना बीच में इसको लगा दिया जाता है। ये भट्टी का क्या कार्य है, भट्टी से लिए जाने वाला जो कार्य है उस पर डिपेंड करता है। आप इस फर्नेस से कितना काम लेते हैं तो इसमें ये डिपेंड करता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसको बीच में रख दिया जाता है और इसके अगल बगल जिस भी मटेरियल को गर्म करना होता है उसे लगा दिया जाता है। इस प्रकार हम इसमें जो ऊष्मा है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा जो है वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं पहुंच रही है, तो इसलिए इसमें जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है उसको हम जो इसमें पदार्थ को गर्म हो रही है उसको नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो ऊष्मा है वो डायरेक्ट ना जा कर के इनडायरेक्ट फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है चार्ज पर। और जो डायरेक्ट हीटिंग है उसमें डायरेक्ट ऊष्मा ट्रांसमिट होती है, इस वजह से उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और इसको जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं इनडायरेक्ट हीटिंग में। तो ये हो गया आपका 2 टॉपिक, डायरेक्ट हीटिंग और इनडायरेक्ट हीटिंग। एक ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है कि किसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है चार्ज में और किसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रोड को चार्ज में नहीं किया जा सकता। इसमें दोनों मेथड्स में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो I²R लॉस के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा का ट्रांसमिशन रेडिएशन और कन्वेक्शन के द्वारा होता है। इनडायरेक्ट हीटिंग में ये आपका कंप्लीट है। ठीक है, चलिए ओके। जो चीज़ इसमें ना समझ में आए आप लोगों को, आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा क्या नहीं समझ में आया। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आप लोग सॉल्व कीजिएगा। डायरेक्ट हीटिंग से और इनडायरेक्ट हीटिंग से रिलेटेड नहीं समझ में आ रहा होगा जो चीज़, आप इसमें नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ इसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड किस में यूज़ होता है? सॉल्ट बाथ फर्नेस में यूज़ होता है, सही है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में यूज़ होता है। इलेक्ट्रोड बॉयलर फॉर हीटिंग वाटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये आपका ऑल ऑफ दीज हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड में मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र किसके द्वारा होता है? ठीक है, यानी कि जो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है उसमें मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र रेडिएशन के द्वारा, तो क्योंकि इनडायरेक्ट हीटिंग में ज़्यादातर जो होता है वो रेडिएशन के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हीट ट्रांसफ़र इन वाटर एंड एयर, जो हवा और पानी में हीट का ट्रांसफ़र किसके द्वारा होता है? कन्वेक्शन प्रोसेस जो है उसके द्वारा होता है। ठीक है, कन्वेक्शन प्रोसेस में हीट और वाटर में ट्रांसफ़र होता है। अगला क्या है? एफिशिएंसी ऑफ हीटिंग इज़ मोर। इलेक्ट्रिक हीटिंग की एफिशिएंसी जो है सबसे अच्छी होती है। कल मैंने बताया था कि इसीलिए इलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ अधिकतर किया जाता है। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी, यानी कि हीट ट्रांसफ़र होती है हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में। किस मेथड में? कंडक्शन में, कन्वेक्शन में, रेडिएशन में या ऑल ऑफ दीज में? तो ठीक है, क्योंकि तीनों मेथड्स में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो
हाई वोल्टेज से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्या है, इन रेजिस्टेंस हीटिंग हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर इज ऑब्टेन फ्रॉम हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। इसका आंसर होगा, यानी कि रेजिस्टेंस हीटिंग में हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर किस एलिमेंट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर है सिलिकॉन कार्बाइड का हाई वर्किंग टेम्परेचर प्राप्त किया जाता है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है कि मेथड्स ऑफ हीटिंग यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटिंग कन्वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वेक्टर में किस मेथड का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका रेजिस्टेंस हीटिंग का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वेक्टर में। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इसी तरीके और क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, आपके पास होंगे। जो नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा। ठीक है।